तीन में से दो ताकतें अमेरिका और चाइना ने नेट स्टेबिलिटी प्रोवाइडर, नेट स्टेबलाइजर का टाइटल दे दिया। अपने उस नेट स्टेबिलिटी प्रोवाइडर के तौर पर डिफरेंट अलायंसेस क्रिएट करने के दौरों पे है। पाकिस्तान, चाइना और बांग्लादेश का एक स्ट्रेटेजिक अलायंस इमर्ज होता है। तो क्या आप समझते हैं कि इंडिया की जरूरत होगी कि कल वो किसी से पंगा कर सके? शमशाद मिर्जा, हमारे चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ के जो रिसेंट विजिट है, उसने इंडिया में एक तहलका मचा दिया है। मई 2025 की भारत को खिफ़त अमेज शिकस्त के बाद, और वो शिकस्त भी कन्वेंशनल वारफेयर से दी गई, उसके बाद से पाकिस्तान खित्ते में एक नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर नहीं रहा, बल्कि इसको दुनिया की तीन में से दो ताकतें अमेरिका और चाइना ने नेट स्टेबिलिटी प्रोवाइडर, नेट स्टेबलाइजर का टाइटल दे दिया हुआ है। और वो स्टेबिलिटी प्रोवाइडर या स्टेबलाइजर सिर्फ साउथ एशिया में नहीं, बल्कि सेंट्रल एशिया और मिडल ईस्ट के हवाले से भी है। और हमारे फील्ड मार्शल उसका स्ट्रेटजिक विजन जो है, वो इस वक्त अपने उस नेट स्टेबिलिटी प्रोवाइडर के तौर पर डिफरेंट अलायंसेस क्रिएट करने के दौरों पे है। आपको यहां बताता चलूं, अमेरिका ने 1790 के बाद से सैकड़ों लड़ाई लड़ी हैं, लेकिन अकेले कोई लड़ाई नहीं लड़ी। हमेशा उसने अलायंस बना के लड़ी है। वो डिफेंसिव थी या ऑफेंसिव थी, और जीती है। हमारे फील्ड मार्शल का जो स्ट्रेटेजिक विजन है, वो यही है कि जंग से पहले अपने आप को ना सिर्फ पीस की ट्रेनिंग करनी है, बल्कि अपने आप को पोजीशन ऐसा करना है कि दुश्मन आपकी पोजीशनिंग को देखकर हिम्मत हार जाए, यानी कि वो वार को अवॉइड कर दे, वार को इनिशिएट ना कर पाए। आपकी पोजीशनिंग इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए। जंग लड़ने से पहले जीतना इसे कहते हैं। और इस वक्त वो जो स्ट्रेटेजिक अलायंसेस बनाते फिरते हैं हमारे फील्ड मार्शल, वो यही है। वो स्ट्रेटेजिक पोजीशनिंग कर रहे हैं अपने और अपने साथियों की, ताकि फ्यूचर जो स्टेबिलिटी है, पीस जो हासिल करना है थ्रू स्टेबिलिटी, वो इनकी पोजीशनिंग से हासिल हो सके और इनको लड़ने की जरूरत ना पड़े। मसलन अगर साउथ एशिया में पाकिस्तान, चाइना और बांग्लादेश का एक स्ट्रेटेजिक अलायंस इमर्ज होता है, तो क्या आप समझते हैं कि इंडिया की जरूरत होगी कि कल वो किसी से पंगा कर सके? क्योंकि वो नॉर्थ से, वो साउथ से, नॉर्थ से, ईस्ट से, वेस्ट से, हर तरफ से वो शदीद किस्म के अटैक का, पनिशमेंट का जो है मुकाबला करना पड़ेगा उसको। और साउथ में वो जो स्ट्रिंजर पल्स है जो चाइना ने क्रिएट की हैं, नेवल पोर्ट्स की एक सीरीज़ है। मैं दिबुची को छोड़ते हुए गवादर से शुरू करता हूँ। गवादर है, चिटागांग है, हम्बनटोटा श्रीलंका है, उसके बाद कोको आइलैंड म्यांमार में है, फिर उसके बाद अभी 34 साल का उसने एग्रीमेंट किया है मालदीव के साथ, डिफेंस एग्रीमेंट, उसमें मालदीव की पोर्ट हैं। ये वो पोर्ट हैं जहाँ चाइना, पाकिस्तान, टर्की की नेवी जो है वो एंकर्ड है। तो क्या इंडियन ओशन में कोई नेवल शिप या सबमरीन उनकी नज़रों में आए बगैर गुजर पाएगी? नहीं। तो मैं तो नेवल साइड्स को बिल्कुल ही ब्लॉक कर रहा हूँ इंडिया की तरफ से, कि उनको हिम्मत ही नहीं होगी वो अपनी पोर्ट से अपने शिप्स को, अपनी सबमरीन को बाहर निकालें। और बाहर बाकी जो नॉर्थ, वेस्ट और ईस्ट की तरफ से है, वो ये स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप जो है ये काफ़ी है इंडिया को से अपने इलाके बागुजार करने के लिए और इंडिया को डिसमेंबरमेंट की तरफ ले जाने के लिए। इसी तरीके से मिडल ईस्ट में भी एक अखंड भारत नहीं, अखंड का मनसूबा चल रहा था। और उसके गजा पीस के बाद जो इस वक्त हमारे फील्ड मार्शल इस वक्त लगे हुए हैं, वो वहाँ पर एक सीरीज ऑफ लाइन ऑफ डिफेंसेस क्रिएट कर रहे हैं। जिस तरह पल्स, स्ट्रिंजेस ऑफ पल्स इंडियन ओशन के किनारे चाइना ने क्रिएट किए हैं, इस तरीके से फील्ड मार्शल सीरीज ऑफ लाइन ऑफ डिफेंसेस और सीरीज ऑफ पर्ल्स ऑफ
लाइन ऑफ डिफेंसेस क्रिएट कर रहे हैं। पहला उसका स्टार्ट पाकिस्तान का और सऊदी अरब का मुआहदा था। अब वो इजिप्ट की विजिट की है, वहाँ पर भी उनको इस जो बातचीत हुई है प्रॉब्ली इसी तरफ चल रही है। जॉर्डन में गए हैं, वो इसी तरफ चल रही है। और प्रॉब्ली कतर और ओमान को, मिडल ईस्ट को सऊदी अरब जो है वो ले आएगा। तो यहाँ पर एक 6 से 7 मुल्कों का एक दिफाई नेटवर्क बनेगा जो मिडल ईस्ट के फ्यूचर पीस को और स्टेबिलिटी को इंश्योर कर पाएगा। इसके अलावा पाकिस्तान एक और अलायंस बना रहा है, उसके टारगेट और होंगे, उसके ऑब्जेक्टिव भी और होंगे। वो है ईरान और टर्की का, जिसमें शायद आज़रबाईजान भी शामिल हो जाए। और आज़रबाईजान शामिल होगा तो आज़रबाईजान और ईरान करीब होंगे, तो उनके दरमियान जो मुखालफतें हैं, जो उनकी दर्जिशें हैं, वो भी दूर हो पाएंगी। इस तरीके से सेंट्रल एशिया में भी पीस कायम हो जाएगा। तो मैं जो देख रहा हूँ वो ये है कि ये फील्ड मार्शल की जो विजिट्स अभी हो रही हैं, शमशाद मिर्ज़ा की जो विजिट हो रही है, ये सारी इसी स्ट्रेटजिक ऑब्जेक्टिव के हसूल के लिए हैं। शमशाद मिर्ज़ा हमारे चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ के जो रिसेंट विजिट है, उसने इंडिया में तहलका मचा दिया है। उसने पहले मिलिट्री कमांड जो हैं आर्मी, एयर और नेवी के बांग्लादेश के, उनसे मुलाकातें की हैं। उससे पहले उसके नंबर 2 जो हैं वो भी विजिट कर गए थे, जनरल साहब। अब जनरल साहब अपनी टीम के साथ गए हुए हैं। इस वक्त जो है हमारा पेट्रोलियम मिनिस्टर भी गया हुआ है, वो भी मुआहदे कर रहा है। उसने कराची पोर्ट जो है बांग्लादेश को ऑफर कर दिया है फॉर सेंट्रल एशियन ट्रेड और चाइना के साथ ट्रेड के लिए। तो ये एक किस्म का इकनॉमिक कोऑपरेशन की तरफ है, डिफेंसिव कोऑपरेशन की तरफ भी हम जा रहे हैं। लाल मुनीर हट और चिकन नेक का आज या कल मेरे ख्याल में जनरल शमशाद जो है, सैर शमशाद मिर्ज़ा जो है वो दौरा करने वाले हैं। उससे पहले जो उनकी परसों मुलाकात हुई है डॉक्टर यूनुस के साथ, और डॉक्टर यूनुस ने उसे वो किताब जो उसकी जिस 2024 के इनकलाब के बारे में स्टोरी है, उसका नाम है दी आर्ट ऑफ ट्रम्प। आर्ट ऑफ ट्रम्प किताब है, उसकी कहानी है बेसिकली कुर्बानियों की। उसके ऊपर एक तस्वीर बनी हुई है। वो तस्वीर हालांकि किसी और पर्पज़ के लिए है, जिसमें जो है वो शोधा की कहानी है और शहीद तालिब इल्म जो शहीद था उसकी पिक्चर है स्टोरी में। लेकिन इंडियन मीडिया ने और गोदी मीडिया ने उसको एक इंडिया के लिए अलार्म क्रिएट करा दिया कि ये सल्तनत बंगाल यानी कि अखंड बंगाल, ग्रेटर बंगाल का नक्शा है जो इस किताब पे है, जो कि डॉक्टर यूनुस सैर शमशाद मिर्ज़ा को दे रहे हैं। और उसके अंदर जो 7 सिस्टर हैं उनमें से 6 जो हैं प्लस 7वीं आसाम जो 7 सिस्टर से बाहर है, ये सारी बांग्लादेश अपने नक्शे में दिखा रहा है। यानी कि फ्यूचर में बांग्लादेश इनको कब्जा करना चाहता है। अरुणाचल प्रदेश जो 7 सिस्टर की एक स्टेट है, उसके ऊपर तो डेफिनेटली चाइना का क्लेम है कि वो तिब्बत का हिस्सा था, इसलिए बांग्लादेश उसको अपने साथ शामिल नहीं कर रहा। तो ये जो एक नई कंट्रोवर्सी जन्म दी है, हालांकि उस पर ऐसी कोई बात नहीं थी, लेकिन उनको खौफ जो है वो खौफ कुछ रियल है। ये खौफ पहली दफ़ा जून में जब जो इंडियन डिफेंस वो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं अनिल चौहान, उसने कहा था कि पाकिस्तान, चाइना और बांग्लादेश की जो सेक्रेटरी मिल रहे हैं चाइना में, ये एक अमर्जिंग अलायंस है जो इंडिया के लिए ख़तरा है। वाकई उसने सही समझा था। उसके बाद टर्की का डिफेंस प्रोटेक्शन जो वज़ीर है वो और उसकी टीम आई, जिन्होंने नारायणगंज में और चिटागांग के अंदर नए डिफेंस प्रोटेक्शन कम्प्लेक्स बनाने की बुनियाद रखी। उसके अलावा उन्होंने दिफाई मुआहदे भी किए हैं, उन्होंने ड्रोन दिए हैं। अब वो एक एयर डिफेंस सिस्टम साइपर देने जा रहे हैं, जिसका सबसे ज़्यादा खौफ मचा हुआ है कि वो साइपर अगर आ गया तो हमारे मिसाइल सिस्टम और हमारे जहाज़ बांग्लादेश की तरफ जाएंगे तो वो टारगेट हो जाएंगे। उससे पहले उसका मुआहदा J-17 ब्लॉक 3 का पाकिस्तान से भी हो रहा है और J-10 चाइना के साथ भी हो रहा है। ये मुआहदे या एक्विजिशन वो अर्जेंट नहीं है। हालांकि ये 2016 में जो विजन 2030 बांग्लादेश डिफेंस देखा था हसीना वाजिद ने, ये उसके सिलसिले की प्रिक्योरमेंट्स हैं। वो अलग बात है कि पहले 9 साल हसीना वाजिद ने एक आने का डिफेंस सिस्टम प्रिक्योर नहीं किया। ये सब यकदम ये केयर टेकर गवर्नमेंट अपने दौर में कर रही है। और जब ये हासिल होता है और ये बाकी स्ट्रांग होते हैं और चिटागांग और मंगला पोर्ट भी चाइना के पास आ चुकी हैं
और चाइना के वो जो स्टिंगर पल के साथ साथ उसके जो BRI है उसका भी हिस्सा बन चुका है, और पाकिस्तान के साथ भी इसके डिफेंस एग्रीमेंट चल पड़े हैं। ट्रेनिंग का तो हो गया है एग्रीमेंट, अभी इक्विपमेंट की प्रोविजन का भी हो जाएगा, उसके बाद शायद ऑपरेशन की भी, जॉइंट ऑपरेशन की भी बातचीत चले। अगर वो कामयाब होगी तो इस खित्ते में जो साउथ एशिया के अंदर फ्यूचर अलायंस है, मेरे ख्याल में ये बड़ा डिक्टेटिंग अलायंस होगा, जिस पे भारत जो है कभी जुर्रत नहीं कर पाएगा कि बांग्लादेश या पाकिस्तान या चाइना की तरफ देखे। और मैं देख रहा हूँ जैसे ये रियलाइज़ होता है, नेपाल, भूटान, मालदीव भी इसमें शामिल होंगे। वजह क्योंकि ये नेपाल, भूटान और मालदीव भी अखंड भारत के हिस्से में इंडिया क्लेम करता है, वो भी अनाए हैं इससे। वैसे तो वो क्लेम अफगानिस्तान को भी करता है बामियान तक, लेकिन ये अलग बात है कि अफगानिस्तान की जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है वो प्रॉब्ली उसकी प्रॉक्सी बनी हुई है, इसलिए उसको ये फिक्र नहीं कि इंडिया का क्लेम क्या है। उसकी फ़िक्र ये है कि किस तरीके से वो इंडियन मफादात को, सिक्योरिटी मफादात को पाकिस्तान के ख़िलाफ़ सर्व कर सकते हैं। इसीलिए पिछले 4 साल में वो BLA को, वो TTP को सपोर्ट करते रहे। अब पहले ओवर्ट कवर्ड थे, अब ओवर्टली उन्होंने अपने आप को भी उसमें शामिल करने की कोशिश की है। ये जो हमारा तुर्की में जो हमारा डायलॉग हो रहा था वो इनकन्क्लूसिव क्यों हुआ है, वो इसलिए कि अफगानिस्तान इंडिया को अलायंस अनाय नहीं करना चाहता। स्पेशली वो चाहता है कि पाकिस्तान और इंडिया की जो इमीडिएट आने वाली वार है उसमें तो हम कुछ कंट्रीब्यूट कर पाएँ इंडिया को, क्यों इस वजह से वो इमीडिएटली कोई डिसीजन नहीं कर पा रहे। मैं ये समझता हूँ हमारे फील्ड मार्शल ने जो अलायंसेस विजुलाइज की हैं और जिस तरीके से उनको रियलाइज़ करता जा रहा है बड़ी स्पीड के साथ, तो उसके बाद तो ना कोई छोटी ताकत ना कोई बड़ी ताकत इस खित्ते में जरूरत कर पाएगी कि वो किसी भी इन मेंबर स्टेट का लाइन ऑफ डिफेंसेस की किसी मेंबर स्टेट के ऊपर बुरी नज़र देखे। थैंक यू।